गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर का नाम है बहुलक, ठीक है। नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बहुलक, ठीक है। पॉलीमर, क्लियर। चैप्टर नंबर है 15। और मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये जानना चाहिए कि यहाँ एक बहुलक होता क्या है, बहुलक होता क्या है, ठीक है। देखिए, बहुलक को प्लास्टिक भी कहा जाता है। बहुलक को क्या कहते हैं? प्लास्टिक भी कहा जाता है। ये आप इसका क्या मान लें? अन्य नाम है, ये माने अन्य नाम। क्या कहते हैं इसको? प्लास्टिक भी कहा जाता है, ठीक है। बहुलक को क्या कहते हैं? प्लास्टिक, ठीक। बहुलक हमारे घरों में काम आने वाले सामान्य पदार्थ से लेकर, ठीक है, घरों में काम आने वाले पदार्थों से लेकर कपड़े आदि में, इसके अलावा अंतरिक्ष में जाने वाले यानों में, चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं अपन। एक तो घरों में काम आने वाले पदार्थों के रूप में, ठीक है। इसके अलावा आप काम में ले सकते हैं कपड़ों में, कपड़ों में। इसके अलावा अंतरिक्ष में जाने वाले यानों में। इसके अलावा आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और वर्तमान में तो कृत्रिम अंगों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। किसके रूप में? कृत्रिम अंगों के निर्माण, बहुलक का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब बहुलक होता क्या है तो देखिएगा, ये क्लियर है बात। बहुलक को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक भी कहा जाता है। और इसका उपयोग जनरली घरों में काम आने वाले पदार्थ के रूप में, कपड़ों से लेकर के और अंतरिक्ष में जाने वाले यानों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृत्रिम अंगों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए जो बहुलक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमर, ठीक है। तो बहुलक जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? ये पॉलीमर है, पॉली प्लस मर, ठीक है। अब यहाँ पर पॉली मीन्स क्या है? मैनी। पॉली मीन्स क्या है? मैनी, ठीक है। और मर मीन्स होता है पार्ट, ठीक है। मैनी का मतलब अनेक, और पार्ट मीन्स होता है भाग। ये कहते हैं कुल मिला के कि जो पॉलीमर है ये उच्च अणुभार वाले बहुलक, बहुलक क्या है? उच्च अणुभार वाले पदार्थ। बहुलक क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले पदार्थ, ठीक है। उच्च अणुभार वाले पदार्थ। अब एक वैज्ञानिक हुआ था स्काउडिंजर, ठीक है। इसने क्या कहा था कि वे पदार्थ जिनका अनुभार, ठीक है, वे पदार्थ जिनका अनुभार, किसकी बात कर रहा है? अनुभार की। वे पदार्थ
जिनका अनुभार कितना 10,000, कितना 10,000, ठीक है। कितना होता है 10,000 होता है। वे पदार्थ जिनका अनुभार कितना हो 10,000 हो क्या कहलाते हैं, बृहद अणु कहलाते हैं। बृहद अणु क्या कहलाते हैं, बृहद अणु। किसने कहा ये, स्काउडिंजर ने। स्काउडिंजर ने क्या कहा कि वे पदार्थ जिनका अनुभार 10,000 होता है बृहद अणु कहलाते हैं। और ये बृहद अणु, ठीक है, बहुलक का निर्माण किससे होता है, बृहद अणुओं के मिलने से बहुलक का निर्माण होता है। मतलब बहुलक क्या होते हैं, बृहद अणु होते हैं। बहुलक क्या है, बहुलक क्या है भाई, बहुलक बृहद अणु होते हैं जिनका अनुभार कैसा होता है, उच्च। जिनका अनुभार कैसा है, उच्च, ठीक है। और ये जो बृहद अणु है, बृहद अणु कौन से, जिनका ये वाले बृहद अणु जिनका अनुभार कैसा होता है, उच्च। ये बृहद अणु अधिक संख्या में कम अनुभार वाली इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। मतलब जो कम इकाई वाली भाग है वो एकलक कहलाएगा। क्या कहलाता है, एकलक। अगर अब बहुलक की परिभाषा की बात करें अपन, बहुलक की क्या करें, परिभाषा की अपन बात करें तो देखिएगा बहुलक क्या होते हैं, बहुलक वे पदार्थ उच्च अनुभार वाले वे पदार्थ कहेंगे अपन। क्या लिख सकते हैं अपन बहुलक की परिभाषा, बहुलक कहते हैं कि उच्च अनुभार वाले, उच्च अनुभार वाले वे पदार्थ जो कम अनुभार वाली, जो एक और शब्द लिख दें, जो अधिक संख्या में, अधिक संख्या में कम अनुभार वाली इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। मतलब बहुलक की परिभाषा अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि उच्च अनुभार वाले वे पदार्थ जो अधिक संख्या में, जिनकी संख्या अधिक हो, अधिक संख्या में किनसे, कम अनुभार वाली इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। अब ये जो कम अनुभार वाली जो इकाई है ये एकलक कहलाती है। ये बहुलकों की संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है, संरचनात्मक इकाई। ये क्या कहलाती है, एकलक। एकलक। और ये एकलक जो है इकाइयां, ये परस्पर सहज संयोजक बंध के द्वारा, कौन सा बंध, सहज संयोजक, सहज संयोजक बंध के द्वारा ये जुड़ करके और क्या बनाती हैं, बहुलक बनाती हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, इनकी संरचनात्मक इकाइयां कहलाएंगी। संरचनात्मक इकाइयां, संरचनात्मक इकाइयां कहलाती, कौन सी, एकलक। और ये संरचनात्मक इकाइयां किससे जुड़ी रहती हैं, सहज संयोजक बंधों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ करके और क्या बनाती हैं, बहुलक का निर्माण करती हैं। और बहुलक बनने की प्रक्रिया, बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलीकरण, या इसको बहुलकण, बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलीकरण या बहुलकण कहलाती है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। परिभाषा देखें, पुनः देखें, उच्च अनुभार वाले वे पदार्थ जो अधिक संख्या में कम अनुभार वाली इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, बहुलक कहलाते हैं। और कम अनुभार वाली इकाइयां कौन सी हैं, क्या कहलाएंगी, एकलक कहलाएंगी। और एकलक इनकी बहुलकों की संरचनात्मक इकाइयां होती हैं। और ये संरचनात्मक इकाइयां हैं,
ये सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ करके और बहुलक का निर्माण करती है। और बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलीकरण या बहुलकीकरण या बहुलकण कहलाती है। ठीक है, देखिएगा कैसे। अब इसमें अपन एग्जाम्पल की बात करें, एक तो एग्जाम्पल है, उसके बाद अपन देखते हैं कि कैसे बहुलक बनता है। ठीक है, देखिए एक आपने पढ़ा होगा पॉलीथीन। पॉलीथीन पॉलीथीन किसका बहुलक है? एकलक का। तो इसकी सॉरी एथीन का। ठीक है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथीन का। तो इसकी जो एकलक इकाई होगी वो कौन होगी? एथीन। ठीक है, देखें आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एथीन है। ठीक है, या इसको अपन एथिलीन लिख दें। ठीक है, और ये क्या है? एकलक। ये क्या है? इसकी एकलक इकाइयां। ठीक है, और इन एकलक इकाइयों का क्या होगा? बहुलीकरण या बहुलीकरण होगा। और बहुलीकरण होगा तो ये जो पाईबंध है कार्बन कार्बन के मध्य में, ये पाईबंध टूट जाएगा और एक 2 सिग्मा बंध में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बनेगा? यहाँ CH2, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ रहेगा और ये CH2 और एक सिंगल बॉन्ड ये बन जाएगा। तो एक यहाँ पाईबंध के टूटने से क्या बन गया? 2 एकल बंध का निर्माण हो गया। और ये N कहाँ जाएगा? यहाँ ये CH2 एथीन का क्या था? एकलक। ठीक है, और एकलक से यहाँ क्या बन गया? N जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ क्या लगा देंगे? पॉलीएथीन। ठीक है, पॉलीएथीन। और इसको ये क्या है? बहुलक। क्या है ये? ये है बहुलक और ये था इसका एकलक। क्लियर? ऐसे ही अपन इसमें और एग्जांपल भी आप ले सकते हो। जैसे देखें, एक एग्जांपल और देखें, आपने वाइनिल क्लोराइड देखा होगा। पीवीसी के पाइप आते हैं। ठीक है, अब वाइनिल जो समूह है वो कौन सा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है वाइनिल समूह। ठीक है, कौन सा समूह है? वाइनिल। ठीक है, अब वाइनिल समूह है ये, तो इससे अपन क्या जोड़ दें? एक Cl जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? इस जो संयोजकता है इससे क्या जोड़ दिया? एक Cl जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा? वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, वाइनिल क्लोराइड या N लगा देंगे। तो ये वाइनिल क्लोराइड क्या है? एकलक। एकलक। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा? पॉलीवाइनिल। बहुलीकरण होगा, इसको गर्म कर देंगे आप तो ये पाईबंध टूट जाएगा और यह लिख दें बहुलीकरण। ठीक है, इसका जब बहुलीकरण होगा तो क्या बनेगा? CH2 CH और ये Cl अपने स्थान पर, और जब एक पाइप टूटेगा यहाँ से तो ये 2 सिग्मा बंधों का निर्माण हो जाएगा और यहाँ ये जो N है ये आगे आ जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं? पीवीसी बोलते हैं शॉर्ट में। पीवीसी के इसी के पाइप आते हैं। पीवीसी के पाइप नाम सुना होगा आपने। ये क्या बना? ये तो था एकलक और इनके अधिक संख्या में जुड़ने से क्या बन गया? बहुलक। ये क्या है? बहुलक है। ठीक है, तो एकलक अणुओं से बहुलीकरण प्रक्रिया होगी और उससे क्या बन जाएंगे? बहुलक। ठीक है, बहुलक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण या बहुलकण या बहुलकीकरण कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन आप देखें कि जो जितने भी बहुलक होते हैं सभी के सभी बृहद अणु होते हैं। एक लाइन बहुत शानदार लाइन है ये, आप इसको देखें। जितने भी बहुलक हैं वो क्या है? मतलब ये लिख दें कि सभी बहुलक क्या होते हैं? बृहद अणु होते हैं। बृहद अणु।
होते हैं, परंतु सभी बृहद अणु बहुलक नहीं होते। ध्यान थोड़ा सा रखें आप इस लाइन का कि सभी बहुलक, जितने भी बहुलक हैं वो बड़े अणु होंगे, लेकिन हर बड़ा अणु बहुलक हो ये आवश्यक नहीं है। हर बड़ा अणु, सभी बहुलक बृहद अणु होते हैं, लेकिन सभी बृहद अणु बहुलक हो ये कतई जरूरी नहीं है। क्लियर? ठीक है, अगला टॉपिक इसमें पढ़ते हैं अपन बहुलकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, बहुलकों का वर्गीकरण। तो बहुलकों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर, बहुलकों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, दूसरा एकलकों के प्रकार के आधार पर। ये 3 प्रकार के पढ़ेंगे अपन, ये 2 प्रकार के पढ़ेंगे, सम बहुलक और क्षय बहुलक। यहाँ प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित 3 प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा एकलकों के प्रकार के आधार पर, तीसरा बहुल कण के प्रकार के आधार पर। यहाँ 2 प्रकार के पढ़ेंगे, योगात्मक और संघनन। ठीक है, संरचना के आधार पर यहाँ 3 प्रकार के पढ़ेंगे, तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर 5वां, और छठा आणविक बलों के आधार पर। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। वापिस सुने, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा एकलकों के प्रकार के आधार पर, तीसरा बहुलकण के प्रकार के आधार पर, चौथा संरचना के आधार पर, 5वां तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर, और छठा आणविक बलों के आधार पर। ठीक है, अब एक एक पहला अपन पढ़ते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कहाँ से ये प्राप्त किए जाते हैं? तो इस आधार पर बहुलक कितने प्रकारों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं? तो ऐसे बहुलक जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं। ये कहाँ निर्मित होते हैं? प्रकृति में निर्मित होते हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित। ठीक है, ये पेड़ पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे और जंतुओं में ये पाए जाते हैं। ठीक है, प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। और पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं में। क्लियर? पेड़ पौधे एवं जंतुओं में ये उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, रबर, प्राकृतिक रबर। ये प्राकृतिक रबर, रबर अपन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, रबर का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कपास, सिल्क, स्टार्च, सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, ध्यान रखना। स्टार्च और सेलुलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, दूसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो वे प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित का मतलब क्या होता है कि वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ये जो ये प्राकृतिक बहुलक है, प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, इनको किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखा आप, ये प्राकृतिक रबर था, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या किया दिया? बलकनीकृत रबर, सेलुलोज। ठीक है, यहाँ देखा आपने स्टार्च और सेलुलोज। तो सेलुलोज कैसा? प्राकृतिक रबर है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड है। तो बलकनीकृत रबर किसका एग्जांपल है? अर्ध संश्लेषित का। ठीक है, सेलुलोज किसका एग्जांपल है? अर्ध संश्लेषित का रबर का।
सेलुलोज डाई एसीटेट, पूरा नाम है इसका सेलुलोज डाई एसीटेट। तो ये यहाँ सेलुलोज अर्धसंश्लेषित प्राकृतिक रबर में पढ़ा था, ठीक है। तो सेलुलोज डाई एसीटेट और गन कॉटन, गन कॉटन क्या होता है? सेलुलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न होता है। क्या होता है? सेलुलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न, सेलुलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न ही क्या कहलाता है? गन कॉटन कहलाता है। सेलुलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न ही क्या कहलाता है? गन कॉटन कहलाता है। क्लियर? तीसरा यहाँ संश्लेषित बहुलक से है। क्या है? संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ है, ऐसे बहुलक जिनका निर्माण प्रयोगशालाओं में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है, मतलब इनको मॉडिफाई किया जाता है। जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं उनसे अर्धसंश्लेषित बनाया जाता है, और अर्धसंश्लेषित बहुलक से क्या बनाया जाता है? संश्लेषित बहुलकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इनका निर्माण कहाँ होगा? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में 1,00,000 इकाई अणुओं, 1,00,000 इकाई कहते हैं या अणु कहते हैं, ठीक है, 1,00,000 इकाई अणुओं के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब ये जो बहुलक है ये हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं। आप एग्जाम्पल देख लें, प्लास्टिक आप रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में देख सकते हैं। प्लास्टिक है, संश्लेषित रेसे हैं जिनसे कपड़े का निर्माण होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप वगैरह, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का उपयोग आप रसोई घरों में करते हो। रसोई में नॉन स्टिक जो बर्तन बनते हैं, नए चिपकने वाले, तवा है, कढ़ाई है, ठीक है, इनका उपयोग ये किससे बनते हैं? टेफ्लॉन से बनते हैं। ठीक है, तो आगे अभी पढ़ेंगे अपन। तो ये किसके आधार पर? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, पेड़ पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं, ये एग्जाम्पल आपको बता दिए। दूसरा अर्धसंश्लेषित बहुलक जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, ये प्राकृतिक बहुलकों को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, ये एग्जाम्पल है। संश्लेषित बहुलक इनको 1,00,000 इकाइयों के द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित किया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये अपने दैनिक जीवन में काम में आते हैं। दूसरा वर्गीकरण 1,00,000 के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। 1,00,000 के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। तो 1,00,000 के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण मतलब 1,00,000 मतलब या 1,00,000 इकाइयों से 2 भाग है इसके। पहला है समबहुलक, पहला पढ़ेंगे समबहुलक और दूसरा पढ़ेंगे अपन सहबहुलक। पहला क्या है? समबहुलक है और दूसरा क्या है? सहबहुलक। ठीक है, होमोजीनस और हेटेरोजीनस की बात करेंगे अपन। तो समबहुलक क्या होते हैं? समबहुलक वे बहुलक जिनका निर्माण, वे बहुलक जिनका निर्माण एक ही प्रकार की, जिनका निर्माण, वे बहुलक जिनका निर्माण एक ही प्रकार की संरचनात्मक इकाइयों के द्वारा होता है। अर्थात ये कहते हैं कि इनमें जो 1,00,000 इकाइयां होंगी वो कैसी होंगी? एक ही प्रकार की होंगी। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल और पहले भी देख लिया, एथीन, एग्जांपल देखें इसके, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन है ये। ठीक है, अब इसमें एथीन का ही एक अणु है, 1,00,000 इकाई है, दूसरा कोई नहीं है। इससे क्या होगा? बहुलीकरण होगा
और क्या बन जाएगा पॉलीथीन CH2CH2। ये क्या बन गया पॉलीथीन। तो ये पॉलीथीन कौन सा बहुलक है समबहुलक। ठीक है, पॉलीथीन कौन सा बहुलक है समबहुलक। और इसके एग्जांपल देखें आप, का एक और एग्जांपल देखें PVC CH2 डबल बॉन्ड CHCl वाइनिल क्लोराइड है ये, वाइनिल क्लोराइड। ये एकलक इकाइयां है, एक ही प्रकार की है और इसका क्या होगा बहुलीकरण होगा और इस बहुलीकरण के द्वारा इसका क्या बन जाएगा CH2CHCl, इससे बनेगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये भी कैसा है एक समबहुलक का एग्जांपल है। और एग्जांपल आप देखें समबहुलक के, एक आप देख सकते हैं स्टाइरीन CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ अपन जोड़ दें C6H5, इसको बोलते हैं अपन स्टाइरीन। ठीक है, स्टाइरीन C6H5 क्या है फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, बहुलीकरण होगा और इससे क्या बन जाएगा पॉलीस्टाइरीन बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5, ये क्या बन गया पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, और एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका, मतलब एकलक इकाइयां कैसी हो सेम एक ही प्रकार की हो। एक एग्जांपल और देखें इसका, टेफ्लॉन अपन बनाए CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोएथीन टेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक है, चाहे ये टेट्राफ्लोरोएथीन है और इस टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलीकरण होगा तो क्या बनेगा देखें CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 N। तो इससे क्या बन गया पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं टेफ्लॉन। और इस टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है, इसमें नए चिपकने वाले बर्तन जो अपने रसोई में काम में आते हैं, किचन में काम में आते हैं, कढ़ाई तवा पहले ही बताया था। ठीक है, तो ये क्या थे समबहुलक। दूसरा अपन इसमें देखें सहबहुलीकरण या सहबहुलीकरण। सहबहुलक, सहबहुलक क्या होते हैं ऐसे बहुलक जिनका निर्माण एक से अधिक एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से होता है या जिनमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां उपस्थित होती हैं, सहबहुलक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब ऐसे बहुलक जिनके निर्माण में एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है क्या कहलाते हैं सहबहुलक कहलाते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल देखें
नाइलॉन 66 की अपन बात करें, नाइलॉन 66, इसका निर्माण हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक अम्ल के संलग्न बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है। हेक्सामेथिलीन डाइमीन, देखें आप हेक्सामेथिलीन डाइमीन लिखा तो H2N, ठीक है, CH2 का होल 6 और NH2, 6 मेथिलीन है, 6 कार्बन है इसमें, एक लग इकाई में, क्या नाम है इसका, हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन, ठीक है, कार्बन कितने हैं इसमें, 6, ठीक है। दूसरी है एडिपिक अम्ल, HOC डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है, एडिपिक अम्ल, 6 कार्बन है इसमें भी, 4 तो मेथिलीन समूह और 5 और 1 6, ठीक है। इसका नाम क्या है, एडिपिक अम्ल। 6 कार्बन होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, नाइलॉन 66, ठीक है। तो इसका बहुलीकरण होगा, देखो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, OH और OH, मतलब NH2O यहाँ से निकाल देंगे, NH2, तो एक H यहाँ से निकलेगा तो ये HN CH2 का होल 6, N एक H निकाल दो और C डबल बॉन्ड O, ये OH निकाल देंगे, CH2 का होल 4 और यहाँ से OH निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ N, ठीक है। ये क्या हो गया, नाइलॉन 66, ठीक है। ये जो बॉन्ड है पेप्टाइड बंध कहलाता है, क्या कहलाता है, पेप्टाइड बंध, CONH बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है, बायोमोलिक्यूल में देखेंगे, ठीक है। और एग्जांपल इसका आप ले सकते हो, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, इसका एक एग्जांपल और, टेरिलीन या डेक्ट्रॉन का निर्माण, तो इसका एथिलीन ग्लाइकोल, एक लग इकाई कौन सी है, एथिलीन ग्लाइकोल, HOCH2CH2OH, और प्लस ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, प्लस एडिपिक अम्ल HOC डबल बॉन्ड O, सॉरी ये टैप्थेलिक अम्ल, टेरेप्थेलिक अम्ल, एडिपिक अम्ल ना, टेरेप्थेलिक अम्ल OH, क्या है, टैप्थेलिक। तो एक से अधिक प्रकार की एक लग इकाइयां हैं इसमें, एथिलीन ग्लाइकोल अलग है और टैप्थेलिक अम्ल अलग है, सेम H OH OH और ये H, ये आप रिमूव कर देंगे, -NH2O, तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा अपने पास, O रह जाएगा, यहाँ CH2, ये H निकल गया, O रह गया, CH2 यहाँ से H निकाल दो O और यहाँ से OH निकाल दो, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या हो गया, डेक्ट्रॉन, क्लियर। तो ये सहबहुलक के एग्जाम्पल हैं।